हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हाइपोथायराइडिज्म पर चर्चा करूंगा। हाइपोथायराइडिज्म क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी क्या जांचें की जानी चाहिए, हाइपोथायराइड के मरीज का न्यूट्रिशन क्या होने चाहिए, होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हाइपोथायराइड के इलाज में कारगर हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी मैं आज चर्चा करूंगा कि जो मरीज़ बहुत लंबे समय से एलोपैथी की दवाइयाँ हाइपोथायराइडिज्म के लिए ले रहे हैं, क्या उनकी उस दवा को कभी रोका जाना संभव है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। थायराइड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि गले में पाई जाती है। इससे दो तरीके के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक T4 कहलाता है, एक T3। T4 हार्मोन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन्स है। इन दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन कहा जाता है। इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही हमें आपकी जांच में बढ़ा हुआ मिलता है, तभी हम कहते हैं कि मरीज को हाइपोथायराइडिज्म है। थायराइड क्या होती है, ये जानने के बाद अब हम जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म के क्या कारण होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के कारणों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ऐसे कारण जो थायराइड के अंदर होते हैं, ऐसे कारण जो थायराइड के बाहर होते हैं। थायराइड के अंदर होने वाले कारणों में सबसे पहले ऑटोइम्यून डिजीज़ का नाम आता है, जिसमें हाशिमोटो सिंड्रोम होता है। इसके बाद आयोडीन थेरेपी बारी आती है। आयोडीन थेरेपी बहुत लंबे समय तक लेने के बाद थायराइड फंक्शन का सप्रेशन हो जाता है और हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। ग्वाइटर में भी इसी तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें कि TSH बढ़ा हुआ आता है। थायराइड के बाहर सबसे पहले पिट्यूटरी का नाम आता है। पिट्यूटरी के हाइपर फंक्शन में TSH की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि थायराइड का डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज जो कि थायराइड की सर्जरी से गुजर चुके हैं, उनमें थायराइड हाइपोफंक्शन के सिम्टम्स देखे जाते हैं। वो मरीज जो कैंसर से ग्रसित हैं और रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, उनमें भी हाइपोथायराइडिज्म की संभावना रहती है। प्रेगनेंसी में भी हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं, इसके कारण हाइपोथायराइडिज्म की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड को जरूर चेक किया जाना चाहिए और थायराइड अगर हो तो उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट भी किया जाना चाहिए। अब बारी आती है हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों की। हाइपोथायराइडिज्म में मुख्यतः 4 प्रकार के लक्षण होते हैं। पहला, पैरों में सूजन आना, शरीर में कमजोरी होना, मासिक का अनियंत्रित होना, वजन का अचानक से बढ़ना शुरू हो जाना। ये 4 लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत थायराइड के जांचें करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, त्वचा में सूखापन होना, मूड के चेंजेस होना भी थायराइड के लक्षण हैं। ये लक्षण दिखते ही आपको डॉक्टर से परामर्श करके थायराइड की जांच करा लेनी चाहिए। अब बात आती है कि थायराइड की कौन कौन सी जांचें कराई जानी चाहिए। थायराइड की जांच खून से होती है। इसमें मुख्यतः थायराइड प्रोफाइल करवाई जाती है, जिसमें T3, T4, TSH, FT3, FT4 एंड NT-TPO की जांच की जानी चाहिए। हाँ, गले में अगर सूजन महसूस हो रही हो तो अल्ट्रासाउंड भी किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे थायराइड के अंदर होने वाले परिवर्तनों का ठीक अंदाज़ा लगाया जा सके। बात आती है कि थायराइड के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि थायराइड के मरीज़ों को क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड के मरीज़ों को क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रूसीफेरी फैमिली में मुख्यतः बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकोली जैसी सब्जियां आती हैं। इन सब्जियों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। फैटी फूड्स, जिन चीज़ों में चिकनाई अधिक होती हो, जैसे तला भुना, पूड़ी, पराठा, चिकनाई, इस सब चीज़ों के इस्तेमाल से थायराइड के मरीज़ों को बचना चाहिए। शुगरी चीज़ें भी थायराइड के मरीज़ों को नहीं लेना चाहिए। जिन चीज़ों में चीनी डाली जाती है, चीनी अधिक होती है, मिठाइयाँ हैं, खीर है या चॉकलेट्स हैं, ऐसी चीज़ें खाने से थायराइड के मरीज़ों को बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनका वेट बढ़ता है और उनकी रिकवरी में भी डिले होता है। कॉफ़ी भी थायराइड के मरीज़ों को फ़ायदा नहीं करती है। थायराइड के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए? थायराइड के मरीज़ों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें लेना चाहिए। इसमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी फूड्स भी बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं थायराइड के मरीज़ों को, लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्सों में सी फूड्स न तो अवेलेबल होता है और न ही उनके खाने का चलन होता है। सेलेनियम का इस्तेमाल भी हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स यानी अंकुरित
भी थायराइड के मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एक बात आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि न्यूट्रिशन का किसी बीमारी की रिकवरी में अच्छा खासा रोल होता है, इसलिए न्यूट्रिशन के करेक्शन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। हाइपोथायराइड के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। मैंने अपने ज़्यादातर मरीज़ों में कार्टिसोल और थायराइडिनम का इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ मरीज़ों में कोनियम मैकुलेटम, फ्यूकस वेसिकुलोसस और कालियायोट का भी इस्तेमाल किया है। इन दवाइयों ने भी मरीज़ों को लाभ पहुंचाया है, लेकिन मैं आपको परामर्श दूंगा कि यदि आप हाइपोथायराइड के लिए होम्योपैथी का चुनाव करते हैं तो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करें, जिससे वो आपकी टोटलिटी फ्रेम कर सके और आपके लिए सही दवा का चयन करके सही पोटेंसी में आपके लिए दवा का इस्तेमाल कर सकें। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे वायदा किया था कि आज मैं आपको इस गंभीर प्रश्न का भी जवाब दूंगा कि जो मरीज़ हाइपोथायराइडिज्म के लंबे समय से एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मरीज़ों में क्या कभी दवा को रोका जाना संभव है। इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस काम को किसी चिकित्सक की देख रेख में ही करिएगा। खुद से इस काम को करने का रिस्क कतई मत लीजिएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि चिकित्सक आपकी डाइट में परिवर्तन करेगा, आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करेगा, उचित होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करेगा, आपको योगाभ्यास और एक्सरसाइजेस के लिए आपको एडवाइस करेगा। भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूँ, इन सारी चीज़ों के एक साथ इस्तेमाल करने से बहुत कुछ संभव है कि आपकी लंबे समय से हाइपोथायराइडिज्म के लिए चल रही एलोपैथिक दवाइयाँ बंद हो जाएं, और ये मैंने प्रयोग करके खुद से देखा भी है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में सिलसिलेवार पूरी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना कतई ना भूलिएगा। थैंक यू।